ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 स्वदेश पर और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि तेजी तो है, करीब 100 अंक ऊपर निफ्टी है, लेकिन निफ्टी बैंक में अंडर परफॉर्मेंस है। वहां पर हल्की तेजी है, 70 अंकों के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। लेकिन बाजार के लिए जो एक चैलेंज है वो ये है कि एक रेंज में बाजार फंसा है पिछले 1.5 महीने से। अगर हम निफ्टी के ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई को अचीव किए करीब 8 से 9 महीने के आसपास का समय बीत चुका है। पिछले साल सितंबर में हमने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था और उसके बाद स्थिति थोड़ी डामाडोल रही, लोअर लेवल से पुलबैक आया है बाजार में, लेकिन वन साइडेड रैली बन नहीं पाई। अब कुछ ट्रिगर सामने खड़े हैं। एक तो टैरिफ वाले मसला बाजार के लिए है ही, दूसरी चीज ये कि कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, बाजार की उस पर नजर निश्चित तौर पर है। तो आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए और यहां से कौन से सेगमेंट्स में, कौन से शेयरों में मौके बनेंगे, जरा इसको समझते हैं इस खास सेगमेंट में। आज हमारे साथ हैं मार्केट के महारथी अभय अग्रवाल हैं पाइपर सरिका से। अभय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अभय जी, अब पॉलिसी कल आ जाएगी और कंसेंसस बिल्ड हो गया है कि नहीं 0.25% का रेट कट आएगा। 2 रेट कट हम देख चुके हैं, एक रेट कट कल आ जाएगा और उम्मीद ये भी की जा रही है कि इस साल में 1 या 2 रेट कट इसके अलावा भी और आएंगे। कल की पॉलिसी के बाद आपको क्या लगता है कि ये बाजार को रेंज से निकाल पाने में कामयाब होगा या फिर जो ओवरहैंग है जियोपॉलिटिकल या फिर टैरिफ को लेकर वो बाजार को भी परेशान करती रहेगी? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं, जैसे आपने कहा पिछले सितंबर को हाई बना था और उसके बाद से स्थिति थोड़ी नाजुक रही मार्केट्स की। और वो इसलिए हुई अभिषेक, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स वो दोनों मार्केट की अगेंस्ट थे। फंडामेंटल्स में हमने देखा कि इंटरेस्ट लिक्विडिटी मार्केट में बहुत कम हो गई थी आरबीआई के स्क्वीज की वजह से। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आ रहे थे। अर्निंग्स पे प्रेशर था, लोकल कंजम्पशन काफी कम हो गई थी। और टेक्निकल साइड पे हम देखें तो एफपीआईज की जो सेलिंग थी वो एकदम कंटिन्यूअस थी और रुक ही नहीं रही थी, जनवरी फरवरी मार्च में भी। पर उसके बाद अब जहां पे हम हैं अभिषेक, हमने काफी सारे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लिया है। फंडामेंटल लेवल पे अगर देखें तो अर्निंग्स जो है वो खराब नहीं है। मैं उन्हें किसी भी हालत में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, जो बाद में आए सेकेंड हाफ में, मैं कहूंगा उम्मीद से बेहतर थे। एनालिस्ट अपग्रेड्स भी दिखे। तो एक मार्केट में एक ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग्स जो डीग्रोथ हो रहा था हमारा, जो प्रेशर में था, डीग्रोथ नहीं कहूंगा, पर जो अर्निंग्स का ग्रोथ प्रेशर में था, वो अब काफी स्थिति सुधर चुकी है। दूसरी तरफ एक लिक्विडिटी जो है इस समय काफी है मार्केट में। इंटर बैंक में 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है, उम्मीद है 4 लाख करोड़ की हो जाएगी इस महीने के एंड तक, जो कि पिछले वो मतलब ऑल टाइम हाई पे है। तो आरबीआई ने काफी अच्छा काम किया है कि लिक्विडिटी सप्लाई करी है सिस्टम को। तीसरा, जो इंटरेस्ट रेट कट की आपने बात करी और जो एक उम्मीद है कि एक इंटरेस्ट रेट कट तो कल होगा 25 से 50 बेसिस पॉइंट का, और उसके बाद भी 50 बेसिस पॉइंट का और होगा। तो अब जो इन्वायरमेंट बन रहा है, एफपीआई की बाइंग भी वापस आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि एक मार्केट फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीकों से पूरा तैयार है एक न्यू हाइस की तरफ जाने के लिए। और ये न्यू हाइस आएंगे जैसे ही एक लिक्विडिटी मार्केट में वापस आती है। और मुझे लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, शायद महीने 1.5 महीने में हम देखेंगे मार्केट्स का नया हाई बनते हुए, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। तो ये ऐसा 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 मेरा सोचना है, जो मैं देख पा रहा हूं अभी। अभय, आपका ये कन्विक्शन कॉन्फिडेंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी पसंद आएगा। गुड मॉर्निंग टू यू, मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स बाजार में आप जैसे कि आपने कहा ये पूरी तरह से फिलहाल तैयार है फंडामेंटली टेक्निकली, लेकिन ओकेजनल वॉलेटिलिटी मार्केट्स में काफ़ी हद तक नज़र आती है। और इसमें एक और ट्रेंड है अभय, सेक्टोरल चर्निंग का। हम देखते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक जहां थीम्स पहले डेवलप होती थी और कुछ 1-2 महीने तक तो रहती थी, अब सेक्टोरल चर्निंग काफ़ी क्विक एंड फास्ट हो रही है। ऐसे में कौन से सेक्टर्स पर विश्वास करना चाहिए, कौन से पॉकेट्स हैं जो कि पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजाइज करने के समय खास तौर से ध्यान में रखने चाहिए? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा फोकस रहता है कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें और उनके साथ इन्वेस्टेड रहे।
और मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, जो ट्रेडिंग सेगमेंट है मार्केट का जो बहुत एक्टिव है रहता है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन ना करें। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं तो हमारा फेवरेट सेक्टर कंटिन्यूज टू बी फार्मा। पिछले साल भी कैलेंडर ईयर में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था। इस साल भी मुझे उम्मीद है कि जो फार्मा कंपनीज हैं वो काफी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएंगी, कमेंट्री भी पॉजिटिव रहेगी, और जो भी उन्होंने मेहनत करी है पिछले 5 सालों में उसका उन्हें पूरा फल मिलेगा। और एक फार्मा में सबसे बड़ा ट्रिगर मानसी ये है कि एनालिस्ट जो हैं, जो कंपनीज को देखते हैं, वो अभी भी जो कंपनीज कर रही हैं बस उस पर ध्यान देते हैं। जो कंपनीज का पोटेंशियल है बिजनेस का या वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं उसको वैल्यू नहीं देते हैं। और इसका एक उदाहरण हमने आज ही देखा। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है डॉक्टर रेड्डीज, पर मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमने देखा उन्होंने अनाउंस किया कीटरूडा का एक बायोसिमिलर का डेवलपमेंट विद एन इंटरनेशनल कंपनी, और वो एक सरप्राइज था, पॉजिटिव सरप्राइज था मार्केट के लिए। पर इस पूरे सेगमेंट में एक ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपनीज जो है काफी स्ट्रांग हैं, सारी कंपनीज मैं कहूंगा, और अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर रेड्डीज तो है ही, पर दिवीज है और इस तरह की कंपनीज हैं जो मुझे लगता है कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म करता रहेगा। दूसरा सेक्टर है ईएमएस सेक्टर, जिसमें प्लेयर्स हैं डिक्सन, केन, सिरमा, एम्बर जैसी लीडिंग कंपनीज हैं, एवलॉन टेक। ये भी एक बहुत स्वीट स्पॉट में है जहां पे विथ वेरी लो लिटिल कैपेक्स ये सारी कंपनीज अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है, और गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। केन्स की अर्निंग्स कॉल में उन्होंने गाइड किया कि 50% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे अगले 3 साल तक एनुअली। तो मतलब इस तरह की गाइडेंस आना किसी कंपनी से, सेक्टर से बहुत पॉजिटिव साइन है। और तीसरा मैं कहूंगा जो अभी एक सेक्टर जो बहुत अच्छा प्ले आउट हो रहा है वो है एग्रोकेमिकल स्पेस का, जिसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स ही नहीं पर जो केमिकल स्टॉक्स हैं, जैसे डॉक्टर धानुका है और शारदा क्रॉपकेम है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। मेरी बाय रिकमेंडेशन अगेन फिर से नहीं है ये, पर हमने देखा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी है। तो मेरे को लगता है ये 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, जो मार्केट वॉलेटिलिटी को इग्नोर कर सके, ट्रेडिंग के लिहाज से ना देखे, तो ये कंसिस्टेंटली कंपाउंड करेंगे रिटर्न्स। अभय सर, एक बार जरा एक ग्लोबल सिचुएशन आपसे समझ लेते हैं। अमेरिका में डेट वाली प्रॉब्लम है, ये टैक्स और स्पेंडिंग बिल को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। ट्रंप के जो क्लोज अलाइज हैं, इलॉन मस्क तो खुल के बिल के विरोध में हैं, और ये कहा जा रहा है कि उससे क्या होगा कि अमेरिका की डेट तो बढ़ेगी ही, थोड़ी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम होगी। क्या आपको लगता है कि भारत पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि यील्ड स्पाइकअप हो रहे हैं। 30 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो 5% के ऊपर ऑलरेडी है। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड थोड़ी सॉफ्ट जरूर हुई है, लेकिन वो एलिवेटेड लेवल पर ही है। क्या ये कंसर्न है अगर मैं एफआईआईज के संदर्भ में आपसे पूछूं तो? देखिए, यूएस डॉलर इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है और यूएस का जो कैपिटल मार्केट इतना वाइब्रेंट है कि जितने ग्लोबल बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है कि अगर 30 साल की बॉन्ड की यील्ड 5% की है यूएस डॉलर में, तो उन्होंने मेरे ख्याल से काफी दशकों से ऐसा सिचुएशन नहीं देखी कि आप बस वो बॉन्ड ले लीजिए 30 साल का और 5% रिटर्न आपको एनुअली मिलती रहेगी। तो ये एक अट्रैक्शन है, पर एट द सेम टाइम इसके साथ बैलेंस करके हमें ये देखना है कि यूएस की जो इकोनॉमी है क्या वो अपनी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लूज कर रही है। जो अभी करंट रेजिम है जिन्होंने माइग्रेशन पे काफी मुश्किलें क्रिएट करी हैं, प्लस जो कहते हैं कि कम करेंगे गवर्नमेंट का स्पेंड, पर जो अब और बढ़ा रहे हैं, बल्कि $2 ट्रिलियन का ऑल एक्सपेंस बजट बढ़ाया है उन्होंने। तो आई थिंक ये काफी कंफ्यूज कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि क्या वो यूएस में इन्वेस्ट करें या यूएस से बाहर मौके ढूंढें। और इसमें जो मेरी कॉन्वर्जेशंस हुई हैं अभिषेक पिछले 2-3 हफ्तों से, महीने भर से, उसमें मैं देख पा रहा हूं कि एक कंसर्न है यूएस इन्वेस्टर्स के दिल में कि क्या यूएस उसी तरह की रिटर्न्स देता रहेगा, क्या यूएस डॉलर डिप्रिशिएट हो जाएगा 8-10%, तो क्या हम यूएस डॉलर एसेट्स ही होल्ड करें कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करें नॉन यूएस डॉलर एसेट्स में।
और इसमें अच्छी बात यह है अभिषेक की इंडिया का नाम सबसे ऊपर आ रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन। वैल्यूएशन को लेके थोड़ा चिंता नहीं कहूंगा, थोड़ा एक कॉशन है, पर ये एक कंसेंसस है कि इंडिया में 10, 15, 20 साल का क्लियर ग्रोथ ट्रैक है। इकोनॉमी वाइब्रेंट है, अभी भी हम एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो कि ग्लोबल संदर्भ में एक छोटी इकोनॉमी माना जाएगा। तो जो भी यूएस की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम्स हैं लो ग्रोथ की, वो मुझे लगता है कि इंडिया के फेवर में प्ले आउट करेंगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना, डोमेस्टिक इकोनॉमी को केटर करना, यहाँ से एक्सपोर्ट करना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हम इसका कितना फायदा उठा पाए वो हमारे और हमारी लीडरशिप पे है, पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी प्रेजेंट हो रही है इस समय। चलिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन भले ही ढेर सारी हो, लेकिन भारत और भारतीय बाजार पर भरोसा बिल्कुल कायम है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी एनालिसिस ग्लोबल फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी हमें बताने के लिए। भारतीय बाजार में तो लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं मजबूती की चाल। मार्केट के महारथी 10 के बाजार को यहीं समेटने का समय हो चुका है, लेकिन